हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th का आपका होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। आपके चैप्टर का नाम क्या है? नैदानिक पोषण और आहारी की। आज सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। तो जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोषण क्या है, नैदानिक पोषण क्या है, आहार विशेषज्ञ क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, मीन्स नैदानिक पोषण के बारे में हम कैरियर भी पढ़ेंगे। यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नैदानिक पोषण से रिलेटेड क्या करियर है, आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि आपके पास मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले हम देखेंगे पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण क्या होता है? जो हम भोजन खाते हैं, खाना हम खाते हैं, उसमें जो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं, और वो पोषक तत्व क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए मदद करते हैं, वो हमें बीमारी के टाइम पे हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखते हैं ताकि हमें बीमारियां कम लगे। और अगर हमें कोई बीमारी लग गई है तो उससे निपटने हेतु भी जो पोषण है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद है स्वास्थ्य लाभ तथा अस्पताल में ठहरने। जो पोषण है वो एक और चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, जब किसी की सर्जरी हो रखी होती है या कोई ऑपरेशन हो रखा होता है बड़ा, या कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो जब अस्पताल में है, हॉस्पिटल में वो ठहरा हुआ है, तो वहाँ ठहरने के लिए भी पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। अब उसके बाद जब आपका चैप्टर का नाम ही नैदानिक पोषण है तो हम जानेंगे कि नैदानिक पोषण का क्या होते हैं। तो नैदानिक पोषण क्या होते हैं? ये पोषण वे पोषण होते हैं जो बीमारी के समय में लिए जाने वाले पोषण से संबंधित है। यानी कि जब हम बीमार होते हैं तब हम जो पोषण लेते हैं उन्हें हम नैदानिक पोषण कहते हैं, जो हमारी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यानी कि वो हमारी रिकवरी में बहुत मदद करते हैं। अब आगे बात करते हैं पोषण औषध की। तो पोषण औषध क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जो पोषण औषध हैं ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें चाहे तो हमें वो प्राकृतिक मिलते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो हमें देते हैं, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। अब चिकित्सीय खाद्य पदार्थ क्या है? सबसे पहले अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो कभी हमारे लूज़ मोशन हो जाते हैं तो डॉक्टर के जब हम जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो दवाई के साथ डॉक्टर हमें क्या देता है? ORS। तो ORS क्या होता है? इससे हमें हमारे अंदर पानी की जो कमी है उसे ये पूरा करता है उस टाइम पे, इसलिए हमें दिया जाता है। तो जो ORS है ये भी एक चिकित्सीय खाद्य पदार्थ है। अब बात करते हैं कि चिकित्सीय खाद्य पदार्थ होते क्या हैं। देखिए, किसी बीमारी या स्थिति की विशिष्ट आहार व्यवस्था के अंतर्गत केवल डॉक्टर सलाह पर उपयोग। जब हमें कोई बीमारी लग जाती है या हम बीमार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी लग जाती है, तो उस टाइम पे, उस समय में जब हम जो दवाइयाँ खाते हैं डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह के बिना हम चिकित्सीय खाद्य पदार्थ को नहीं ले सकते। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं हमें तब हम इन चिकित्सीय खाद्य पदार्थों को लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो किसी इंसान के अंदर मान लीजिए कैल्शियम की कमी है, तो आपने कैल्शियम की टैबलेट्स तो देख रखी हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? कैल्शियम नेचुरली ना देके, मतलब कि उसको प्राकृतिक तौर से ना देके उसको क्या देगा? टैबलेट दे देगा, गोलियां दे देगा कैल्शियम की। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं और दही खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कैल्शियम की कमी है या किसी वजह से वो दूध, पनीर और दही नहीं खा पा रहे हैं, तो डॉक्टर उनको क्या देंगे? उनको वो कैल्शियम की टैबलेट्स दे देते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आहार चिकित्सा। अब आहार चिकित्सा क्या होता है? आहार चिकित्सा वो होते हैं जब जब कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, जैसे कि कैंसर हो गया, उल्टी हो गई,
दस्त हो गए, जिन्हें हम लूज मोशन कहते हैं, उल्टी को वॉमिटिंग कहते हैं, बुखार हो गया, फीवर और मोटापा। अब जो आहार चिकित्सा है वो भी क्या है, एक डॉक्टर की तरह ही होते हैं। जब हमें कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, जैसे कि कैंसर हो गया, बुखार हो गया या मोटापा हो गया, तो वो हमारे खाने में कुछ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, परिवर्तन करते हैं, वो हमारे खाने में कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। चाहे तो वो पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं या फिर वो घटा देते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं, आहार चिकित्सा के उद्देश्य। तो यहाँ पे देखिए, आहार की सूची तैयार। तो जो आहार चिकित्सा है वो क्या करते हैं, वो हमारे खाने की सूची को तैयार करते हैं। यानी कि जब हम मोटापे से ग्रस्त होते हैं या फिर काफ़ी लोग बिल्कुल पतले होते हैं जो थोड़ा सा मोटापा चाहते हैं कि हाँ हम थोड़े से फिट लगे, तो वो लोग कहाँ पर जाते हैं, आहार चिकित्सा के पास जाते हैं और फिर वो उनको एक डाइट चार्ट जो है वो एक सूची तैयार करके देते हैं कि आपको इस तरीके का खाना खाना है। टाइम टेबल देते हैं कि कब खाना है, कैसे खाना है, दिन में कितनी बार खाना है, और काफ़ी बार वो हमारे खाने में क्या करते हैं, परिवर्तन भी कर देते हैं। साथ ही साथ वो मरीज को क्या करते हैं, शिक्षा और सलाह भी देते हैं। जो पेशेंट है उनको वो सलाह देते हैं कि इस बीमारी में आपको क्या चीज़ करनी है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोटापा है तो मोटे लोगों को ज़्यादा खाने के लिए वो मना करेंगे और बाहर का खाने के लिए मना करेंगे, हेल्दी फूड खाने के लिए कहेंगे। तो इसी तरीके से होते हैं आहार चिकित्सा, और ये हमने इसके उद्देश्य पढ़ लिए, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखेंगे हमारे पास अब आ जाता है पोषण। तो पोषण हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे पोषण के महत्व हैं। तो पोषण कैसे होते हैं देखिए, इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू, जो पोषण है उसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू होते हैं। सामाजिक में अगर मैं आपको बताऊं तो सामाजिक में क्या होता है, सामाजिक में जैसे कि आप मान लीजिए किसी का जन्मदिन है या कोई शादी ब्याह की रस्में चल रही हैं या फिर कोई फंक्शन है ऐसे ही घर में, तो वहाँ पे जो मिठाइयाँ खाई जाती हैं वो सामाजिक उसमें आ जाती हैं। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक होता है जैसे कि जंक फूड है, जो बाहर के तले भुने खाने होते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सभी जो हमें बहुत पसंद है और हमें पता है कि वे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हैं, लेकिन फिर भी हम उसे खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है मनोवैज्ञानिक पहलू की। फिर आर्थिक। अब आर्थिक पहलू से अगर हम समझे तो कुछ लोग महंगी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, सस्ती सब्जियाँ खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सस्ती सब्जियां हैं उनमें पोषण नहीं है, उनमें पोषक तत्व नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सस्ती सब्जियों में पोषक तत्व होते हैं और महंगी में उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने पोषण के 3 पहलू देख लिए, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू। अब अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं तो आप मुझे उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो सुनिए, लड़की है वो अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स को बुलाती है और उनके साथ पार्टी करती है। साथ ही साथ वो उन्हें जलेबियाँ खिलाती है, लड्डू खिलाती है, बर्फ़ी खिलाती है और इत्यादि। तो ये कौन सा पोषण का पहलू है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि मैं कमेंट के आंसर देती हूँ, आपके साथ के साथ दे देती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट के आंसर दूँ, तो आपको भी अच्छे से अपने ऑनेस्टी से आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके दीजिए, और मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊँगी, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आंसर बता दूँगी या फिर आपको कमेंट में कमेंट करके बता दूँगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आगे है आहारी की। तो आहारी की हमारे चैप्टर में नाम है नैदानिक पोषण और आहारी की। तो आहारी की जो शब्द है उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित, आहारी की में क्या होता है वो बताते हैं कि जो भोजन है और जो पोषण है वो मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि खाना कैसा खा रहे हैं, उसमें पोषण हम कैसे ले रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, कम तो नहीं ले रहे हैं। तो इन सभी बातों को वो इंसान को, व्यक्ति को बताते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो ये होता है आहारी की। आगे पढ़ते हैं पादप रसायन। तो पादप रसायन बहुत इजी टॉपिक है, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये इजी क्या, पूरा चैप्टर ही आपका इजी है बिल्कुल। अगर अच्छे से समझेंगे, मन लगा के पढ़ोगे तो बहुत इजी है। और अगर आप बोर होके पढ़ रहे हो कि गंदी सी शक्ल बना के कि एग्ज़ाम आ गया और पढ़ना ही पड़ेगा, तो बात खराब है। आपको मन लगा के पढ़ना है। तो पादप रसायन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पादप रसायन क्या होते हैं, हम बहुत रंग बिरंगी सब्जियाँ खाते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, और हम फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे कि सेब हो गई, रेड कलर की होती है, और ऑरेंज हो गया, ऑरेंज कलर का होता है। काफ़ी सारे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो खाते हैं। तो पादप रसायन क्या होते हैं, ये इतने सारे जो कलर्स हैं उनके अंदर ये पादप रसायन की वजह से ही आते हैं। कैसे, देखिए, जो पादप रसायन है वो फलों का रंग करते हैं, यानी कि जो रंग हम देखते हैं फलों का वो इनसे ही होता है। साथ ही साथ वो हेल्पफुल है फलों के रंगों के कलर के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो हम गाजर जो है 2 प्रकार की खाते हैं, एक तो लाल रंग की और एक ऑरेंज कलर की, यानी कि संतरी। 2 कलर की खाते हैं, है ना, देख रखा होगा। जो पादप रसायन है वो फलों की खुशबू और फलों का स्वाद, ये उनके टेस्ट और उनकी स्मेल को भी क्या करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। और जो गाजर है उसके अंदर ये जो पादप रसायन है, ये ऐसी चीज़ है, ऐसी जो केमिकल्स हैं वो इनमें मिलाए जाते हैं जिनसे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। गाजर के अंदर क्या होता है, गाजर के अंदर क्या होता है, कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीनॉइड क्या करता है, कैरोटीनॉइड जो है वो हमारे हृदय के लिए बहुत लाभकारी है, हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है। इसीलिए जो गाजर है जो है वो खानी चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि पादप रसायन क्या है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में पूछिए, बेझिझक होके आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं मूलभूत संकल्पनाएं, यानी कि अब हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, हम पढ़ेंगे आहार विशेषज्ञ। आहार विशेषज्ञ कौन होते हैं, ये डाइटिशियन होते हैं, जो हमें बताते हैं कि अगर हमें मोटापा अपना कम करना है तो बताते हैं, डाइट चार्ट देते हैं। अगर हमें थोड़ा मोटा होना है तो बताते हैं कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पोषण मूल्यांकन, आहार चिकित्सा, आहार के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे चिरकालिक रोगों की रोकथाम, और फिर पढ़ेंगे भोजन देने के तरीके। तो चलते हैं सबसे पहले आहार विशेषज्ञ की तरफ। अब जो आहार विशेषज्ञ हैं वो क्या होते हैं, आहार संबंधी दिशा निर्देशक। तो ये हमारे खाने से रिलेटेड होते हैं, हम जो खाते पीते हैं उनमें हमें सलाह देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ लाभकारी है और क्या चीज़ नुकसानदायक है। तो आहार विशेषज्ञ हैं वो किसी भी अवस्था यानी कि किसी भी उम्र से हमें ये बातें बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, जो नवजात शिशु होता है उसको उसके माता पिता को बताया जाएगा कि इसे क्या चीज़ देनी है। गर्भावस्था जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ लेनी है जिससे कि आपकी हेल्थ पे और आपके बच्चे की हेल्थ पे असर होगा अच्छा। बाल्यावस्था में और साथ ही साथ वृद्ध अवस्था में जब बूढ़े लोग होते हैं उनको भी बताया जाता है कि आपको क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए और क्या चीज़ का नहीं। तो आहार विशेषज्ञ बहुत 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 अच्छी भूमिका निभाते हैं हमारे पूरे जीवन में। अब बात करते हैं पोषण मूल्यांकन की। तो पोषण मूल्यांकन क्या होता है, इसमें देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पे आपको 4 स्टेप आपको दिख रहा है, एरो, ये मैंने एरो लगा रखे हैं। तो 1 2 3 4 मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगी कि जो पोषण मूल्यांकन है वो क्या होता है। देखिए, मानव मित्य माप, जो हाइट को मापते हैं डॉक्टर्स। बच्चे जो 5 साल का बच्चा होता है उसकी हाइट को मापते हैं कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और जो छोटा बच्चा होता है यानी कि जो 1 साल का होता है या 6 महीने का होता है, उसको कैसे मापेंगे, उसके सिर के सरकमफ्रेंस को मापते हैं। ठीक है, जो बड़े होते हैं उनकी भी हाइट मापते हैं, उनका वज़न मापते हैं। तो ये मापा, फिर उनकी जांच करते हैं। जांच जैसे कि आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा,
ब्लड टेस्ट कराते हैं हम जब हमें कोई बीमारी लग जाती है, या यूरिन टेस्ट कराते हैं। तो इन टेस्ट से जो डॉक्टर हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या बीमारी है। परिणाम जब इनके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं इस जांच के, तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि क्या बीमारी निकल के आई है, क्या आपको इस टाइम पे आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या आपके लिए अच्छी है क्या बुरी हैं। तो फिर वो जो डॉक्टर है, जब परिणाम आ गए तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो पेशेंट यानी कि मरीज़ से बातचीत करेंगे, उसको परामर्श देंगे। परामर्श मीन्स सजेशन देंगे कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं, आपको एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, ये सभी बातें। तो यहाँ से बात क्लियर होती है पोषण मूल्यांकन की। अब आगे चलते हैं। तो आ जाता है हमारा आहार चिकित्सा। तो आहार चिकित्सा क्या होता है, इसमें मैंने आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। तो नीचे देखिए, मरीज की आवश्यकता, जो आहार चिकित्सा है वो क्या करता है, उसका पहला कार्य क्या होता है, वो जो मरीज़ है उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरतों को के अनुसार ही उसको बताता है कि उसे क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। पोषणहीनता, अब किसी के अंदर पोषण की कमी होती है तो जो आहार चिकित्सा है वो क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स हैं वो उनको न्यूट्रिशन मीन्स पोषण ज़्यादा लेने के लिए बताएंगे। जो खाना जिस खाने में पोषण ज़्यादा होंगे वो खाना लेने के लिए बताएंगे। फिर बाद में बात आती है बीमारी पर सुधार तथा नियंत्रण, और साथ ही साथ बताएंगे कि उस बीमारी को कैसे सुधारा जा सकता है और रोका कैसे जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी है तो उसे बढ़ने दिया जाए, उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है। वो जो मरीज है उससे परामर्श करेंगे, उसको परामर्श देंगे अपना कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए इस दौरान, इस बीमारी के दौरान। तो ये कार्य होता है आहार चिकित्सा का। अब बात करते हैं आहार के प्रकार। तो आहार के प्रकार, आहार कितने प्रकार के होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं, जो आहार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से, एक होता है नियमित आहार और एक होता है संशोधित आहार। तो नियमित आहार और संशोधित आहार में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या भिन्नता है। देखिए, नियमित आहार में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, तो ये सभी क्या हो गए, आपके नियमित आहार हो गए, यानी कि जो हम रेगुलरिटी में खा रहे हैं, जो हम रोज़ाना खा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक होता है संशोधित आहार। संशोधित आहार मतलब मॉडिफाइड डाइट। तो मॉडिफाइड डाइट क्या होती है, इसमें हमें जो अपना खाना है उसको अलग तरीके से करना होता है। जैसे कि अलग तरीके से कैसे, अभी मैं आपको जो संशोधित आहार है उसके टाइप्स बताऊंगी, उसके प्रकार जो है वो बताऊंगी। अभी आप एग्जाम्पल लेके चले तो किसी को अगर चबाने में दिक्कत है तो उसको हम नरम खाना देंगे, या फिर हम उसको बिल्कुल पीने वाला यानी कि जूस देंगे, सूप देंगे, तो उसको हम संशोधित आहार बोलते हैं। आप गाजर की सब्जी बनाते हैं, लेकिन जब हमें किसी ऐसे इंसान को चीज़ देनी है या फिर वो बीमार है तो उसको हम गाजर की सब्जी तो नहीं देंगे, तो हम उसमें संशोधन कर देंगे, यानी कि बदलाव कर देंगे। तो बदलाव करके हम गाजर का जूस बना के दे देंगे या फिर उसका सूप बना के दे देंगे। तो देखते हैं संशोधित आहार के प्रकार। यहाँ पे देखिए, संशोधित आहार के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, पहला होता है सघनता या बनावट। तो सघनता या बनावट मतलब कि कंसिस्टेंसी मतलब कि वो कितना, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। जैसे कि एक तो होता है गाढ़ा जूस, एक होता है पतला। तो हम संशोधन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखकर कि हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, या फिर जैसा मरीज को चाहिए हमें वैसा बनाना है। अगर किसी को पतला चाहिए तो हम उसे पतला देंगे, किसी को ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो हम उसे गाढ़ा देंगे। फिर बात आती है कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है, कैलोरीज तो हमारे खाने में होती है। अब जैसे कि एक मोटा इंसान है तो डॉक्टर उसको क्या देगा, उसको कैलोरी जो है वो खाने के लिए मना कर देगा। मतलब कि जो कैलोरी मीन्स, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मोटा आदमी है, उसे शुगर खाने के लिए, चीनी खाने के लिए वो मना करेगा। ज़्यादा चीनी उसे नहीं खानी क्योंकि चीनी में कैलोरी ज़्यादा होती है। और जो पतला है, जो पतला इंसान है, उसको अगर मोटा होने तो उसको जो डॉक्टर है वो चीनी ज़्यादा खाने के लिए बताएंगे। ठीक है, यहाँ से कैलोरी की बात हो जाती है क्लियर। अब नेक्स्ट है पोषक तत्वों को कम
या अधिक। जो पोषक तत्व हैं उनको कम या अधिक करके। संशोधित आहार में क्या होता है कि जहाँ पे पोषक तत्वों की कम ज़रूरत है वहाँ पे हम उनकी कम मात्रा रखेंगे, जहाँ पर उनकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हम उनकी ज़्यादा मात्रा रखेंगे। अब बात करते हैं सघनता की। सघनता मतलब कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको बताया था। तरल आहार, तरल आहार मतलब कि जो पतला होता है कि जूस। तरल आहार में हम जूस बोल सकते हैं। किसका जूस? गाजर का, टमाटर का, या किसी भी फ्रूट का जूस हो सकता है, ठीक है। फिर आता है पूर्णतया तरल आहार। अब पूर्णतया तरल आहार क्या है? इसमें हम उस जूस को क्या कर देंगे? छान देंगे। मतलब कि एक भी रेशा जो है वो नहीं रहने देंगे, हम बिल्कुल उसको छान देंगे, ठीक है। जो तरल आहार है उसमें हम छानेंगे नहीं, लेकिन जो पूर्णतया तरल आहार है उसमें हम उनको छान देंगे। फिर बात करते हैं नरम। अब नरम में एग्जाम्पल होगा खिचड़ी। जो खिचड़ी होती है वो नरम होती है। बुखार के टाइम पे खिचड़ी खाने के लिए कहा जाता है। या फिर किसी का, आपका बचपन में दांत टूटा हो, बचपन में सबका ही दांत टूटता है, तो जब दांत टूट जाता है तो उनको क्या खाने के लिए कहते हैं? नरम। कुछ नरम चीज़ खानी है, यानी कि रोटी या चावल हमें नहीं खाना है, हमें कुछ नरम चीज़ खानी है। नेक्स्ट आता है तैयार मृदु आहार। तैयार मृदु आहार क्या है? जो मैश किया हुआ खाना होता है, जैसे कि उबला हुआ आलू है उसको मैश करके देना, जो चबा नहीं सकता। अब कोई बूढ़ा इंसान है जिसके दांत टूट गए हैं, वो चबा नहीं सकता, लेकिन मैश वाली चीज़ को वो निगल तो सकता है आराम आराम से, तो इसे कहते हैं मृदु आहार। अब मैंने आपको यहाँ पे सारे इनके एग्जाम्पल देके बताया है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट में बताइएगा। बूढ़ी औरत है जिसे चबाया नहीं जाता है, यानी कि उसको चबाने में दिक्कत होती है, तो वो इन सघनता के किन प्रकारों, जो ये सघनता है इसके किस प्रकार का भोजन करेगी? जो सघनता के प्रकार है इनमें से कौन से प्रकार का वो भोजन ग्रहण करेगी? तरल आहार, पूर्णतया तरल आहार, नरम या तैयार मृदु आहार? अगर आंसर पता है तो जल्दी से जाकर बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं भोजन देने के तरीके। भोजन देने के तरीके, भोजन हम कितने प्रकारों से दे सकते हैं? हम 3 प्रकार से जो भोजन है वो दे सकते हैं, फिर ले सकते हैं। तो भोजन देने के 3 प्रकार होते हैं, ये बात याद रखिएगा। 3 प्रकार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। पहला प्रकार होता है मुंह के द्वारा। तो मुंह के द्वारा, जैसे कि हम मुंह के द्वारा खाना खाते हैं ना, चाहे वो खिचड़ी हो गई, चाहे वो जूस हो गया, चाहे वो दाल चावल हो गए, कुछ भी, वो हम जो चीज़ हम मुंह के द्वारा खा रहे हैं वो बहुत 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 अच्छा होता है, उसे सबसे अच्छा जो है वो माना जाता है भोजन लेने के लिए। तो मुंह के द्वारा हो गया। फिर बात आती है नली के द्वारा। अब नली के द्वारा क्या होता है? नली, जब कोई इंसान जो है वो बेहोशी की हालत में है, यानी कि वो उठ नहीं सकता, तो वो खाना भी नहीं खा सकता मुंह से, तो उसको नली के द्वारा खाना दिया जाएगा। चाहे तो जो डॉक्टर है उसकी नली को उसके जो नाक है उससे जोड़ देंगे और उससे उसके अंदर खाना जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अंतःशिरा द्वारा। तो अंतःशिरा द्वारा मतलब क्या होगा? जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमने देख रखा है कि काफ़ी वहाँ पे जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके डॉक्टर ने क्या लगा रखा होता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ पे लगाते हैं? जो डॉक्टर हैं वो हमारी जो वेन कोई पकड़ के, कोई नस को पकड़ के उसमें सुई लगा देती हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, और उसके द्वारा उससे फिर उस ग्लूकोज की पाइप को जोड़ देते हैं और फिर उससे जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया अंतःशिरा द्वारा। तो अंतःशिरा द्वारा जो भोजन हम लेते हैं उसे हम 4 दिन ले सकते हैं, 5 दिन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसे नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे बात हो जाती है कंप्लीट आपके भोजन देने के तरीकों में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे हम चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक रोगों की रोकथाम क्या होता है? चिरकालिक क्या होता है? सबसे पहले मैं बताऊं तो चिरकालिक होता है कोई बड़े पैमाने पे जो बीमारी है हमें, जो बहुत टाइम से हमें चल रही है, जैसे कि किसी के मोटापा है, थायराइड है मोटे वाला। एक तो थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पतला होने वाला होता है जिसमें बिल्कुल इंसान सूख जाता है, हड्डी जैसा हो जाता है, और एक मोटा हो जाता है इंसान थायराइड, उसमें वो फुटबॉल जैसा हो जाता है, ठीक है। तो थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। जो थायराइड है वो ऐसे 1 हफ्ते में तो दूर होने नहीं वाला, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसको हम चिरकालिक रोग बोल सकते हैं।
चिरकालिक रोगों की रोकथाम में क्या होगा, अच्छा आहार और अच्छा पोषण। ये जो मैंने ऐसे किया हुआ है ये मतलब होता है कि सेम चीज़ ऊपर की नीचे, ठीक है। हमें अच्छा आहार लेना चाहिए और अच्छे जो पोषण है वो लेने चाहिए। दूसरा तरीका है स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली मतलब कि हमें एक्सरसाइज जो है वो करती रहनी चाहिए। फिर तीसरा है नैदानिक पोषण विशेषज्ञ से परामर्श। जो नैदानिक पोषण है, जो बीमारी के टाइम पे जो डॉक्टर हमें पोषण देते हैं, और बीमारी के टाइम पे जो डॉक्टर्स हैं विशेषज्ञ मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे हमें सजेशन जो है वो लेना चाहिए अपनी बीमारी का कि हमें इस बीमारी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ से बात हो जाती है क्लियर कि चिरकालिक रोगों की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। अब आपके जो चैप्टर है उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक कौन सा है, नैदानिक पोषण और आहारिकी में जीविका। तो जीविका मतलब क्या होता है कमेंट में बताइए। इसका तो आपने चैप्टर 1 में पूरा पढ़ा है कि जीविका क्या है, क्योंकि पहला चैप्टर का नाम क्या है, कार्य जीविका और आजीविका, ठीक है। तो जीविका क्या होता है, कैरियर होता है। कैरियर, अब हमें नैदानिक पोषण और आहारिकी में हमें क्या क्या कैरियर्स जो है वो मिल सकते हैं, क्या क्या हम फ्यूचर में बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या डिग्री लेनी पड़ेगी, ये सभी बातें मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है। तो इन्हें देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ऐसे फटाफट जो कंप्लीट है वो हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें ज़रूरी होता है कि 10th और 12th जो है वो पास, हमें 10th और 12th पास होनी चाहिए बच्चे की, तभी वो इस लाइन में जा सकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, बीएससी डिग्री इन होम साइंस या फिर बीएससी इन न्यूट्रिशन। चाहे तो हमें बीएससी डिग्री लेनी होती है होम साइंस में, या फिर हमें बीएससी डिग्री लेनी होती है न्यूट्रिशन मतलब पोषण में, ठीक है। फिर उसके बाद है बीएससी इन लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी। चाहे तो हम बीएससी ले सकते हैं लाइफ साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो हमें किस में लेना होता है, डाइटिटिक्स में। डाइटिटिक्स में लेना होता है। उसके बाद हम क्या बन सकते हैं, हम डाइटिशियन जो है वो बन सकते हैं। डाइटिशियंस मतलब आहार विशेषज्ञ। और आगे बात करें, आगे है एमएससी इन फूड साइंस। हम एमएससी कर सकते हैं फूड साइंस में एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है यहाँ पे। फिर डाइटिटिक्स विद एन इंटर्नशिप टू क्वालिफाई एज रजिस्टर्ड डाइटिशियन आरडी। और जब हम एमएससी जो है वो कर लेते हैं डाइटिटिक्स से या फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से, तो उसके बाद हमें एक इंटर्नशिप मिलता है जिसमें हमें क्वालिफाई और रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके बाद हम क्या बन जाते हैं, डाइटिशियन जो है हम बन जाते हैं, यानी कि आरडी। अब ये बात हो गई आपकी डाइटिशियन की कि आप जो डॉक्टर हैं वो कैसे बन सकते हैं इस फील्ड में। अब अगर बच्चे को टीचिंग और रिसर्च की तरफ जाना है, यानी कि टीचिंग मतलब टीचर बनना है या फिर रिसर्च करनी है इस चीज़ के ऊपर, तो क्या करें, तो भी बताते हैं। आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, आप क्या करेंगे, आप एमएससी के बाद यूजीसी नेट का पेपर करेंगे। अब यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी नेट होता है आपका पेपर जिसमें हमें पेपर करना होता है एमएससी के बाद, यानी कि मास्टर डिग्री लेने के बाद। ग्रेजुएशन फिर मास्टर फिर यूजीसी नेट का पेपर करेंगे, वो पास करना होता है। उसे पास करने के बाद हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। यूजीसी नेट के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, उसकी भी आप डिग्री ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो इन दोनों चीज़ों से आप टीचिंग और रिसर्च में जा सकते हैं। जो पीएचडी होता है उसमें रिसर्चिंग का होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको जो चैप्टर है वो आया हो, अच्छे से समझ अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे कर दीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के कमेंट्स पढ़ के कि उनका कैसा रिव्यू है मेरी वीडियो की तरफ, मेरा पढ़ाया हुआ उन्हें कैसा लग रहा है, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे एक कमेंट करो, चाहे कोई क्वेरी हो वो पूछो, लेकिन कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए ला सकूँ। हम मिलेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो में, यानी कि इसके एमसीक्यू आएंगे आपके लिए, एमसीक्यू मैं बनाऊंगी आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम पे हम बहुत इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है।
तो वो एकदम से यूट्यूब पे तो आ नहीं सकती, टेलीग्राम से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस नाम से है? यूनिक क्लासेस के नाम से है। आपको जो लिंक है वो हमारे अबाउट में जाके मिल जाएगी, चैनल के अबाउट में, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करें कि आपको ये जो नोट्स हैं होम साइंस के, ये आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके लिए मैं आपकी ई बुक में लाऊंगी। ई बुक मतलब जो मैं पीडीएफ यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, सेम पीडीएफ फॉर्म में होता है, लेकिन वो आपके पास आपके पेपर टाइमिंग तक रहेगा। यानी कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे 1-2 दिन पहले भी आपके पास होगा, आप उसे जूम करके देख सकते हैं या छोटा करके भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ई बुक में आपके लिए एमसीक्यूज़ भी लाऊंगी और नोट्स भी लाऊंगी। तो नोट्स और एमसीक्यूज़ के लिए टेंशन मत लो, डोंट वरी, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन टाइम आने पर। मिलते हैं इसी तरीके की न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।